नमस्ते बच्चों, आइए हम लोग आज रेजोनेंस की बात करेंगे। हम लोगों ने दो बातें की हैं पीछे, एक प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस बात की? हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उस डिस्प्लेसमेंट का प्रभाव अणु के ऊपर कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो होगा तब जब उस पर कोई अटैक करेगा रिएजेंट, तो सबस्ट्रेट के जो बंधन है वो टूटेंगे। तो जब बंधन टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ेगा, और जब अपना जगह छोड़ेगा तो वो कहीं जाएगा। जब कहीं जाएगा तो वो कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा, इन्हीं प्रभावों की चर्चा हो रही थी। एक प्रभाव हम लोग बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की, फिर दूसरे प्रभाव की बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। अब आज हम लोग तीसरे इफेक्ट की चर्चा करने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या है? इस रेजोनेंस को, अनुनाद को हम लोग इस बात से समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको मेरे समस्त गुणों का अध्ययन करना तो केवल मैं पढ़ा रहा हूं शिक्षक की तरह, तो क्या इसके आधार पर मेरे समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है? क्या यही मेरा एक स्ट्रक्चर है, यही मेरा एक रूप है? नहीं। इसके अतिरिक्त मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पति हूं, मेरा कोई पिता है, मेरी कोई माँ है, मेरे अन्य रिश्तेदार हैं। उन सबसे रिलेशन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। सबसे बंधन मेरे हैं, और जब तक हमारे जितनी संरचनाएं हैं उन सब पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा पूरा अध्ययन संभव नहीं है। केवल मैं अच्छा पढ़ाता हूं इसलिए मैं अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये एट ए टाइम कहा जा सकता है, लेकिन अगर गुणों की जब चर्चा होगी, व्याख्या की जाएगी, तो हमारे समस्त संरचनाओं पर विचार करना पड़ेगा। आइए ऐसी ही बातें हम लोग यहाँ कार्बनिक यौगिकों के लिए करेंगे कि कोई कहे कि कोई कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक यौगिक नहीं है। चूंकि हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, इसलिए कार्बन से संबंधित यौगिकों की बात करते हैं। यह रेजोनेंस विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से इतर जो यौगिक हैं उन संरचनाओं में भी घटित होने वाली घटना है। तो उसमें क्या होता है कि जो यौगिक की एक संरचना है, वह उस यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ होती है। इसलिए उस तरह के और सारे संरचना उसके गुणों की व्याख्या के लिए बनाए जाते हैं। जितनी पॉसिबल संरचनाएं, जितनी संभव संरचनाएं होती हैं, उन सभी संरचनाओं को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, ये काल्पनिक संरचना है, हाइपोथेटिकल, ये इमेजिनरी काल्पनिक संरचना है। क्या? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसकी वास्तविक संरचना कौन है? तो इसकी वास्तविक संरचना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वास्तविक संरचना है और ये काल्पनिक संरचना है। लेकिन वास्तविक संरचना को हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। कोई वास्तविक संरचना तो है, मेरे बहुत सारे अलग अलग संरचनाओं के कैरेक्टर हैं, तो मेरा वास्तविक रूप तो कोई है, लेकिन उसको आप बता नहीं सकते। अगर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं तो केवल ये मैं अच्छा शिक्षक हूं इसलिए अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा आप बता नहीं सकते। मैं केवल एक अच्छा पिता हूं इसलिए अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा भी नहीं है।
मैं केवल एक अच्छा बेटा हूँ इसलिए अच्छा शिक्षक हूँ, इसलिए अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं सब में कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा हूँ, सारे रोल मेरे अच्छे हैं, लेकिन उन सबको एक साथ एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित करोगे तब वास्तविक संरचना बनेगी। और ऐसा कागज पे संभव नहीं होता, एक कल्पना की गई है कि इस प्रकार की संरचना बना दी जा सकती है और उसी संरचना को डिजाइन किया जाता है, उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। जब बेंजीन की घटना है, बेंजीन को हम लोग बार बार उदाहरण में देखते हैं कि बेंजीन ऐसा होता है, इसके पास 3 डबल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन एकल बंधन की संख्या 3 है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या भी 3 है। एकल बंधन की जो लंबाई होती है, ये लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होती है और जो डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, ये लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम होती है। देख रहे हैं ना ये? लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, इसकी जो लंबाई है वो 1.39 एंगस्ट्रम है, एकल बंधन की भी और द्विबंध की भी, दोनों की लंबाई बराबर है। ये नियम फॉलो नहीं करता है। डबल बॉन्ड के जो रिएक्शन होते हैं, डबल बॉन्ड का रिएक्शन मीन्स CaMNO4 ब्रोमीन वाटर, जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले रिएक्शन करते हैं और इसका जो कलर होता है पिंक कलर, इसको कलरलेस कर देते हैं। लेकिन ये बेंजीन कलरलेस नहीं करता। नहीं करता है तो भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं करता? ये बंधन की लंबाई समान क्यों नहीं होती है? ये 3 बंधन है डबल बॉन्ड, और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होते हैं और ये स्टेबल होता है। तो इसे अनस्टेबल होना चाहिए और ये मोर स्टेबल है। तो ये पहली घटना है, ये दूसरी घटना है और तीसरी घटना, इसे मोर स्टेबल होना चाहिए और मोर स्टेबल नहीं है। तो फिर जरूरत होती है कि बेंजीन की संरचनाएं बनाई जाती हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बेंजीन 5 संरचनाएं मुख्य रूप से, हालांकि संरचनाएं तो और भी दी गई हैं, लेकिन ये 5 संरचनाएं, जिसमें 2 संरचना केकुले की हैं, 2 संरचना है केकुले की, ये केकुले स्ट्रक्चर, और 3 संरचना है दीवार की। ऐसे दीवार की संरचनाएं, दीवार बताते हैं कि इसके तीनों बंधन एक साथ कहीं नहीं टिके हुए हैं। जो केकुले ने बताया वो ठीक नहीं है। ये जो डबल हेडेड एरो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इसी एरो के द्वारा बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। ये संरचना है केकुले स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर है दीवार स्ट्रक्चर। और इन 5 संरचनाओं का, 3 ये और 2 ये, इन 5 संरचनाओं का एक अनुनाद संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड का अर्थ है कि ये 5 संरचनाएं जो हैं ये काल्पनिक हैं, ये संरचना वास्तविक है।
और इसी वास्तविक संरचना को प्राप्त करने के लिए ये काल्पनिक संरचनाएं एज्यूम की गई हैं और इनका निष्कर्ष ये निकला है कि ये बॉन्ड कहीं स्थायी नहीं है, ये बंधन लगातार मूव करते हैं। तो लगातार मूव करने के लिए हम लोगों ने ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सारे बॉन्ड बराबर हैं, 1.39 एंगस्ट्रॉम सब। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा बेंजीन बनाने की जगह रंगीन कलम से ऐसा बनाते हैं और ये गलत है। और पेट में गोले की जगह गोली लगा देते हैं, ये भी गलत है। गोली नहीं लगाना, गोला लगाना। ये बॉन्ड को मूव करना बता रहा है, बंधन को मूव करना दिखा रहा है और इसके सारे बंधन के लंबाई बराबर है। हम एंगस्ट्रम से नापने की बात नहीं करते हैं कि पैमाना लेके नापा जाए, मीटर से नापा जाए, लेकिन जब बनाया जाए तो उसके सारे बंधन अगर बराबर हैं तो बराबर दिखने भी चाहिए। ये तो कहीं शो नहीं कर रहा है कि बराबर है, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। प्रयास करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ठीक बना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो और सारे बॉन्ड बराबर हो और उसके पेट में गोला लगा हो। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है और रेजोनेंस ये पूरी घटना है, अनुनाद यह पूरी घटना है। तो हम लोगों ने देखा रेजोनेंस के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी शर्तें क्या हैं, इन पर बात की जाएगी। तो आइए देखें इनकी शर्तें क्या हैं। तो इनकी शर्तें हैं कि परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए। जो एटॉम भाग ले रहे हैं संरचना बनाने में, वो एटॉम की स्थिति समान होनी चाहिए। नंबर 2, स्ट्रक्चर जो होता है उसको प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि समतलीय स्ट्रक्चर को रखा जाए तो उसके सारे कार्बन एक तल में हो, तो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, केवल विस्थानीकरण होना चाहिए, यानी पाई बंधन के पाई इलेक्ट्रॉन ही अपना स्थान बदलेंगे। नंबर 4, कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये सब स्थितियां हैं कि जो परमाणु हो उनकी स्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्थिति अगर हो तो इसका अर्थ है कि इस स्थिति का पालन करते हुए एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर बना है, तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, ये तो अभी कंडीशंस की बात होगी। विशेषताएं क्या है इसकी? नंबर 1, अब जो बातें हम लोगों ने जानी है इसी में से विशेषताएं निकलती हैं। इसके लिए अलग से
विशेषता के लिए अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप में जैसी आपकी परिभाषा होगी, जिन स्थितियों से आप गढ़े गए होंगे, वैसे आपके कैरेक्टर होंगे। तो इसमें पहला कैरेक्टर है सेम नंबर ऑफ बॉन्ड। दूसरा कैरेक्टर है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बराबर होता है एनर्जी ऑफ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा है वो कम होती है, उसको एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जो उसमें होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, उसमें से इसको घटा दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेंस एनर्जी का मान जैसे जैसे अधिक होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस एनर्जी। स्टेबिलिटी डिपेंड होगी किसके ऊपर? तो रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर। रेजोनेंस एनर्जी का मान बढ़ेगा। नंबर 4, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक रेजोनेंस संरचनाएं लिखी जाएंगी, वो उतना स्थायी होगा। ये डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ को डिटरमिन करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी को बताएगा, स्टेबिलिटी को बताएगा, स्थायित्व की व्याख्या करेगा। नंबर 5, स्टेबिलिटी जो होगी वो 3 बातों पर निर्भर करेगी। नंबर 1, फॉर्मल चार्जेस। जो निगेटिव का फॉर्मल चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव का फॉर्मल चार्ज और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है अभी बता रहे हैं। नंबर बी, डिस्टेंस बिटवीन मोर डिस्टेंस ऑफ सेम चार्ज and less distance of alternate charge
फॉर्मल चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटॉम का फॉर्मल चार्ज और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव होगा और निगेटिव का फॉर्मल चार्ज निगेटिव होगा। फॉर्मल चार्ज क्या है? तो एक परमाणु की जो संयोजकता होती है सामान्य स्थिति में, उसमें से घटा लिया जाता है 1/2 गुणे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बंधन बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस रेजोनेंस का उपयोग इसके गुणों के आधार पर बॉन्ड लेंथ के निर्धारण में होता है, रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करने में होता है, स्टेबिलिटी के निर्धारण में होता है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने अधिक लिखे जाते हैं उसका स्थायित्व अधिक होता है। यानी कुल मिला के इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है, बेंजीन में देखा कि कैसे बॉन्ड लेंथ बेंजीन के अलग अलग नहीं होते हैं, एक से होते हैं। तो इसके को समझने में बेंजीन स्थायी क्यों होता है, इसके स्टेबिलिटी के व्याख्या में, इन तमाम सारे बातों की व्याख्या में ये उपयोगी है। और रेजोनेंस को आप लोग पढ़िएगा, आगे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।